बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू टॉपिक इज़ कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसको पढ़ने के बाद आपको उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। जैसे अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, सईद अहमद हैड गॉन टू इंग्लैंड ऑन अ डुअल मिशन टू लर्न एंड टू टीच. His mission of learning was fulfilled as well as it might be in a year and 5 months. He had learned enough to understand what was there in the character, manners, moves, and institutions of the British, which had made them rulers of a vast empire. His teaching mission, however, was not so successful. The British were not interested in being taught to understand and respect Islam. What if it was the best religion in the world? They had more important things to talk about, as for example, the discoveries and inventions of science, the reform of society, human progress, freedom of thought, individual liberty. यहाँ full stop नहीं आएगा. As for religion, well, if it was necessary or useful to have a religion, Christianity was good enough for them, whether as a mythology or as a moral code or as a ritual system. Sayyid Ahmad therefore had to find other people to teach, other congregations to preach to. These he could find only in India, so he came back home full of ambitious plans to impart to his Muslim countrymen all that he had learned in England, as well as all that he had gone there to teach but had been unable to. देखिए, अब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको टाइटल सिलेक्शन का क्वेश्चन आता है। टाइटल सिलेक्शन में दो तीन बातें आप याद रखें। जैसे इसका टाइटल क्या होगा, सईद अहमद मिशन इन इंग्लैंड, इसका टाइटल होगा। आपको ज़्यादा पेपर में लिखना नहीं है, चूज़ करना होता है सिर्फ। अब उसके रूल सुन लीजिएगा। जनरली यू कैन फाइंड टाइटल इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, फर्स्ट सेंटेंस, और इन द वेरी लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। क्लियर हो गया? जनरली अगर जैसे आप यहाँ पे देखें, आपको फर्स्ट टाइम में कहता है जी कि वो इंग्लैंड गया होना डुअल मिशन, इसका मतलब आपका टाइटल क्या होना चाहिए, सईद अहमद मिशन इन इंग्लैंड। तो ये टाइटल आपकी फर्स्ट लाइन से बन रहा है। अगर कभी ऐसा ना हो पाए, फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन से आइडिया ना बन पाए, तो फिर याद रखिएगा, आपको जब टाइटल चूज़ करना होता है, वो आपने चूज़ करना है इस बेसिस पे कि वो पैराग्राफ में आने वाले तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहा हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो मिशन ही इसका जो था वो असल पॉइंट था। वो दरमियान में उसने क्या बातें की हैं कि ब्रिटिश इंटरेस्टेड नहीं हुए उसके मिशन में, वो फिर वापस से आता है नया मिशन लेके, वो यहाँ इंडिया के लोगों को सिखाऊंगे इंग्लैंड में क्या सीख के आए हैं वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? तो वो तमाम इंपॉर्टेंट देखिए, उसके मिशन की नाकामी का जिक्र भी है और भी बातों का जिक्र है, लेकिन ओवरऑल सब बातों का लिंक एक चीज़ से है। वो क्या था? सईद अहमद का मिशन। ठीक हो गया? तो पूरे पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ताल्लुक जिस एक चीज़ से निकलता है वो टाइटल होना चाहिए, वो टाइटल होता है। ठीक हो गया? तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, टाइटल यूजुअली आपका हेडिंग फॉर्म में होता है, सेंटेंस फॉर्म में नहीं होता। तो ये देखें यहाँ पे आप, टाइटल आपका हेडिंग फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट, टाइटल इज यूजुअली हेडिंग फॉर्म, टाइटल इज यूजुअली फाउंड एट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज और द वेरी लास्ट लाइन। टाइटल शुड कवर ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। क्लियर है जी? नेक्स्ट, अब आपका नंबर 2 जो चीज़ आती है पेपर में, आपका होता है मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, थीम भी कहते हैं उसे। यानी ये मेन आइडिया, सेंट्रल थीम आइडिया क्या होता है? व्हाट द पैसेज अबाउट, के पैसेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, क्या बताया जा रहा है उसके अंदर, क्या डिस्कस हो रहा है, कि उसकी ओपिनियन क्या है, कौन सा आइडिया को लेके वो चल रहा है वगैरह वगैरह। व्हाट द राइटर वांट्स टू से टू द रीडर, राइटर जो बात राइटर कन्वे करना चाह रहा है रीडर को, उसे मेन आइडिया कहा जाता है। जैसे ये देखें आप, one New York publisher has estimated that 50,000 to 60,000 people in the United States want an anthology that includes the complete works of William Shakespeare, and what counts for this renowned interest in Shakespeare. As scholars point out, the psychological insights he portrays in both male and female characters are amazing even today. इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है इसका मेन आइडिया क्या होना चाहिए? Number 1, Shakespeare's characters are more interesting than fictional characters today. People today are interested in Shakespeare's work because of the characters. Academic scholars are putting together an anthology of Shakespeare's work. New Yorkers have a renewed interest in the work of Shakespeare. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो न्यूयॉर्क की बात हो रही थी, तो इसका मतलब न्यूयॉर्क के पब्लिक जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो डेल्टा आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गया? और क्योंकि ये आपके पैराग्राफ का जो है वो मेन आइडिया है। ठीक है? तो राइटर बेसिकली ये बात आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। याद रहे कि जो आपका थीम है शुड बी इन सेंटेंस फॉर्म, जो सेंटेंस फॉर्म में होता है वो हेडिंग फॉर्म में नहीं होता। नेक्स्ट है स्कैनिंग। याद रहे रीडिंग स्किल दो तरह की होती हैं, स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है ओवरऑल आइडिया लेना। जैसे आप एक न्यूज़ आपके पास सुनने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ हेडलाइन सुन के आप आइडिया ले लेते हैं भी आज क्या क्या हुआ पाकिस्तान में या दुनिया में। तो जब आप स्कीमिंग करते हैं यानी पूरे पैराग्राफ का ओवरऑल आइडिया लेते हैं, तो आपको दो चीज़ों की हेल्प होती है, टाइटल सिलेक्शन और थीम सिलेक्शन आपकी आसान हो जाती है। ठीक हो गया? याद रहे, रीड द पैसेज
क्विकली फॉर स्कीमिंग विदाउट कंसिडरिंग डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स को अपने माइंड में रखे बगैर आपने जल्दी से क्विकली क्या करना है, अपने पैसेज को समझने की कोशिश करनी है आपने। ठीक हो गया। याद रहे, जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं आपको हर वर्ड का इंग्लिश मीनिंग नहीं आता, हर मुश्किल वर्ड जो इंग्लिश मूवीज़ में बोला जा रहा था उसका उर्दू मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन ओवरऑल मीनिंग आपको, ओवरऑल जो पूरी मूवी है वो समझ आ रही होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्किमिंग। तो जब आपने स्किमिंग करना है, पूरे पैसेज को तेज़ी से एक बार या दो बार पढ़ना है आपने, तो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड जो आ रहे होंगे उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, बस आप चलते चले जाएंगे। चाहे एक लाइन, किसी एक वर्ड के लाइन के अंदर एक वर्ड या दो वर्ड आपको समझ नहीं आए, लेकिन ओवरऑल पूरी लाइन या वो जो पूरा पैराग्राफ होता है आपको अपनी बात समझा देता है। तो यही पर्पज़ होता है। देखिए, आप पेपर में आप डिक्शनरी तो नहीं खोल सकते, तो इसका मतलब है आपने जैसे हमने सेंटेंस कंप्लीशन में बात मुख्तलिफ टूल्स को डिस्कस किया था, तो जो वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट होती है उसकी मदद से आपने वोकैबुलरी को समझने की कोशिश करनी है जी। स्कैनिंग टू लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ क्वेश्चंस, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, एक मिनट स्कीमिंग पे थोड़ा वापस आते हैं। याद रखिएगा प्रीफिक्स सफिक्स के एक नोट्स हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा प्रीफिक्स क्या में, यानी मुश्किल वर्ड जब आप देखते हैं पेपर के अंदर अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो जिनका मीनिंग आपको नहीं आता, तो सेंटेंस कॉम्प्लीशन में हम स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि वो आप उसको कैसे अनलॉक करते हैं उन मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग को। तो प्रीफिक्स सफिक्स भी आपकी हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। वो प्रीफिक्स सफिक्स के जो उसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है कि कौन सा प्रीफिक्स क्या मीनिंग देता है, कौन सा रूट वर्ड क्या मीनिंग देता है, कौन सा सफिक्स क्या मीनिंग देता है। उनको अगर आप याद कर लेते हैं तो मोर देन 1,25,000 वर्ड्स जो आपकी ग्रिप में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके अलावा बाकी वो टूल्स वही हैं, स्ट्रेटजीज जो हमने सेंटेंस कंप्लीशन में डिस्कस की थी। तो प्रीफिक्स सफिक्स की हेल्प और जो सेंटेंस कंप्लीशन की स्ट्रेटजीज थी, इनकी हेल्प से आप जो है अपने मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पेपर में डिक्शनरी तो होती नहीं है। स्कैनिंग का अब जो है उसमें क्या करना होता है, स्कैनिंग का मतलब होता है टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करना है, आपने पैराग्राफ के को नहीं पढ़ना, आपने सारे का सारा पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो पूछा गया हो उससे मुतल्लिक बात को आप ढूंढेंगे पैराग्राफ के अंदर अपना आंसर। जैसे ये देखिएगा, टू प्रिपेयर फॉर अ करियर इन इंजीनियरिंग अ स्टूडेंट मस्ट चूज 16 credit hour courses, physics and math cover the core curriculum and have 4 credit hours each. To improve proficiency in English language, he must opt for 4 credit hours in 4 credit hours 4 credit hours, ये नहीं आएगा यहाँ पे। 4 credit hours should be allocated for humanities. क्वेश्चन है जी, हाउ many credit hours are required in English language? तो आंसर क्या होगा, 4। तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने कीवर्ड्स को माइंड में रख लेना है। कीवर्ड है जी क्रेडिट आवर्स, और कीवर्ड क्या है, इंग्लिश। अब ये दो कीवर्ड्स को अपने माइंड में रख के आपने क्या करना है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपने इसे अपनी नज़रों से स्कैन करना है। यहाँ शुरू से शुरू हो जाना है, स्कैन करते हुए चलते चले जाएं तेज़ी के साथ। जिस लाइन के अंदर आपको ये दो कीवर्ड्स मिल जाते हैं वहाँ आपने रुक जाना है। रुक के उस लाइन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, या उसके आगे पीछे एक आधी लाइन को, वो आपका आंसर होगा। तो आप देखें इस लाइन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कीवर्ड मिला जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद था, और क्रेडिट आवर्स का कीवर्ड जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद था। तो जिस लाइन में आपको कीवर्ड्स मिले जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं, उस लाइन को अच्छी तरह पढ़ लें, या उसके आगे पीछे एक आधी लाइन को, तो वहाँ आपका आंसर मौजूद होता है। तो आंसर क्या है, 4। तो ये देखिए, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट टेक्निक है जी मेकिंग इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। जैसे फर्स्ट करें, पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है जी ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, फिर पैराग्राफ में लिखा हुआ है सोक्रेटिस वाज अ ह्यूमन। अब इन दो फैक्ट्स की बुनियाद पे आप इन्फ्रेंस या कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि सोक्रेटिस वाज मॉर्टल। तो पैराग्राफ में दी गई फैक्ट्स को बुनियाद बनाकर, बेस बनाकर जब आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, इन्फ्रेंस। क्वेश्चन वर्डिंग पेपर में हो सकती है, व्हाट डू यू इन्फर, या द राइटर इम्प्लाइड दैट, इस तरह के वर्ड यूज़ करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह से देखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स आयनाइजेशन, द मोर एन एसिड आयनाइजेस द स्ट्रॉन्गर इट इज, H2SO4 आयनाइजेस ग्रेटली। फर्स्ट के पैराग्राफ में ये 3 फैक्ट्स डिफरेंट जगहों पे दिए गए हैं। इन 3 की बेस पे आप क्या करते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। Next is the making reference. A pendulum is made of sharp shining steel and a foot in length when it moves from one point to another. आपने बताना है what does it refer to in line number 1, ठीक है, बल्कि ये लाइन नंबर 2 में आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस इट का बताना है किस चीज़ को रेफर कर रहा है, तो इट यहाँ पे रेफर कर रहा है पेंडुलम को, तो इसे कहते हैं मेकिंग रेफरेंस टेक्निक। नंबर 6 है जी आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शंस। The earthquake monitoring cell can set up a tracking chart. It can measure the intensity of the resulting wave. It can also tell the rate of travel. क्वेश्चन क्या जी आपका, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेल कैन डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट की जगह कैपिटल में नॉट का वर्ड भी लिखा हो सकता है। यानी आपने नीचे से वो ऑप्शन देखनी है
जो कि पैराग्राफ में मौजूद नहीं है। तो देखें आप यहाँ से शुरू करें। इट कैन स्टॉप अर्थक्वेक, ये पैराग्राफ में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था, ये हमारा आंसर होगा, लेकिन बाकी पढ़ लें ज़रा। इट कैन मेजर इंटेंसिटी, जी इसका जिक्र मौजूद है पैराग्राफ में, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट कैन टेल स्पीड, ये लिखा हुआ है टेल द रेट ऑफ ट्रेवल, तो इस स्पीड को कहते हैं, तो ये भी जिक्र मौजूद है उसके अंदर पैराग्राफ में, आंसर नहीं है। इट कैन सेट अप ट्रैकिंग चार्ट, इसका जिक्र भी पैराग्राफ में मौजूद है, ये भी आंसर नहीं है। तो इसका जिक्र पैराग्राफ में मौजूद नहीं था, तो ये आपका आंसर होगा। इसे कहते हैं एक्सेप्शन, यानी वो एक्सेप्शन मीन जो चीज़ पैराग्राफ में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके सम टाइम वो किया जाता है आंसर। जैसे कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमी वर रिस्टोर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग पीस ड्यू द पीस प्रोसेस इन वियतनाम, ऑल्सो द ईस्ट वेस्ट टेंशन वाज रिड्यूसिंग। क्वेश्चन होगा द इकोनॉमी वाज रिस्टोर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग अकरेंसेस। नंबर 1 एग्रीमेंट विद चाइना, नंबर 2 एंड ऑफ वॉर इन वियतनाम, नंबर 3 गुड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। अब 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ए में अल्फा में आपसे कहता है 1 ओनली, नहीं इसका तो कोई जिक्र नहीं था। बी में कहता है 2 ओनली, 2 के अलावा भी कुछ बात हुई थी। सी में कहता है 1 एंड 2 ओनली, यानी ये दोनों नहीं। डी में कहता है 2 एंड 3 ओनली। जी ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ वॉर की बात भी हुई थी, ये देखें पीस प्रॉस्पेक्ट्स, और नंबर 3 रिलेशन जो है उनके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पीस प्रॉस्पेक्ट्स, आपके ऑप्शन में वर्ड चेंज है एंड ऑफ वॉर। ईस्ट वेस्ट टेंशन वाज रिड्यूसिंग, आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है गुड रिलेशंस। तो इस तरह से वर्ड्स का चेंज थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर और आपके पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे आप 2 और 3 को, तो आपका आंसर बनेगा, तो डेल्टा आपका आंसर है। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ये ऑलरेडी बात हुई है सेंटेंस कंप्लीशन में। माय वाइफ डॉग्ड मी, तो यहाँ पे देखें डॉग का मतलब स्कॉल्डेड नहीं है, डांटना, बिट यानी काटना, फॉलोड पीछा करना, केयर परवाह करना। तो सेंटेंस के मुताबिक अब देखें डॉग की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो केयर नहीं होता, डॉग की कैरेक्टरिस्टिक होती है आपको फॉलो करता है, ठीक है। काटता भी है डॉग, लेकिन जाहिर है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये मिंटू से कि काटने का जो है एक एक्शन वो एक्सेप्शन, वो कभी कभार ही है ना, जनरली उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फॉलो करता है। तो वाइफ के बाद अब यहाँ पे डॉग का लफ्ज़ क्या किस मीनिंग में आएगा, फिर फॉलोड के। Tone of the writer, some students always came late in the class. One day when they came late in the class, the teacher said to them, I'm happy that you are an early bird. देखें टीचर क्या कर रहा है, उनको तंज कर रहा है, स्टाइल कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सैट्रिकल। डिस्क्रिप्टिव टोन, जब चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाए, जैसे आप कहते हो जी अ काउ हैज़ 4 legs एंड 1 tail, तो काउ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, माई स्कूल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव टोन होगी। नरेटिव में कहानी को सुनाई जाती है, अपनी ज़िंदगी की दूसरों की, उसे नरेटिव टोन कहते हैं। रिफ्लेक्टिव, जब आप पेंसिव मूड में हैं, यानी आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं आपको, तो अगर इस तरह और भी काफ़ी सारी टोन्स होती हैं। सैड टोन भी हो सकती है, ठीक है। आयरॉनिकल टोन, आयरॉनिकल जब चीज़ें एक्सपेक्टेशन को उल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से और भी काफ़ी सारी टोन्स होती हैं, वो पैराग्राफ करके आपको आइडिया हो जाता है। परसुएड करने के अगर राइटर किसी चीज़ पर आपको कोशिश कर रहा है, परसुएसिव होगी उसकी टोन आप कहेंगे, ठीक है। जैसे एड्स वगैरह में आपको परसुएड करने की कोशिश की जाती है, जो टीवी पे एड्स चलते हैं, कि अभी ताकि आप परसुएड हो उनकी प्रोडक्ट्स को आप क्या करें, यूज़ करें। जी तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक।